जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको इनकम टैक्स से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताने जा रहे हैं, कैसे लिखना है आपको। और मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, आपके पेपर में आया हुआ है। केवल आपको लिखना हुआ है, बस केवल लिखना है आपको बस। तो आपको मैं बहुत सारी वीडियोस दे चुका हूं। ये वीडियो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जो प्रश्न पूछा जाता है लॉन्ग में, कृषि आय से आशय एवं कृषि आय के प्रकार बताइए। ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। कृषि आय का मतलब होता है ऐसी आय जो खेती करने के कारण प्राप्त हुई हो। ठीक है, ऐसी आय जो खेती करने के कारण प्राप्त हुई हो उसे कृषि आय कहा जाता है। इसको आप ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको अपनी कॉपी में हेडिंग लिखना है, कृषि आय से आशय। हेडिंग होगी। आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है ऐसी आय जो कृषि क्रिया करने से प्राप्त होती है उसे कृषि आय कहते हैं। ऐसी आय जो कृषि क्रिया करने से प्राप्त होती है उसे कृषि आय कहा जाता है। इतना ही स्टूडेंट ज़्यादातर लिख पाते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं पूरा बता रहा हूं एकदम सिस्टम से कैसे आपको लिखना है। ठीक है, कृषि आय में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रिया होना आवश्यक है। याद रखिएगा हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को। प्राथमिक क्रिया, अब आपकी हेडिंग बन सकती है इसमें। जब लॉन्ग पूछेगा तब आपकी हेडिंग बन सकती है इसमें। कैसे दिमाग लगाया जाता है, प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया किसे कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, आपको ध्यान देना है मेरे भाई लोग। प्राथमिक क्रिया किसे बोलते हैं, अब मैं लिखूंगा नहीं, समझा दे रहा हूं। बीज बोने से लेकर बीज अंकुरण तक की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। अमित जी वेलकम। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है बीज बोने से लेकर बीज के अंकुरण तक की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। बीज बोने के पहले भी क्या होता है, जुताई होती है खेत में, पानी भरा जाता है खेत में, बीज बोया जाता है, उसके बाद पंक्ति बनाई जाती है, उसके बाद अंकुरित होता है ना। गेहूं की बात ले लीजिए, धान की बात ले लीजिए, प्राथमिक क्रिया हो गई।
द्वितीय क्रिया में सिंचाई होगी, जहाँ पर निराई का काम होता है निराई होगी, गुड़ाई होगी, रखवाई होती है, अब तो ना होती है कि नहीं, उसे हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं। रखवाई, निराई, गुड़ाई द्वितीय क्रिया कहते हैं। इतना आप बना लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा हमारी बात, जिसे लॉन्ग में पूछे तो दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, वैसे ही हल्के फुल्के अंदाज में नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता। इस बात को भी हमारे फोकस करिए, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आपको बताने। अब आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अध्ययन किया होगा, तो आपको सुनाई दिया होगा, पता लगा होगा, कृषि आय तो करमुक्त है गुरुजी। मेरे भाई लोग, कृषि आय तो करमुक्त है, क्यों इसको इनकम टैक्स में पढ़ते हैं? कृषि आय करमुक्त है, क्यों इसको इनकम टैक्स में पढ़ते हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कृषि आय करमुक्त है, लेकिन एक विशेष नियम के तहत कृषि आय को व्यक्ति की कर योग्य आय में जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। आयकर करमुक्त है, लेकिन एक विशेष नियम के तहत व्यक्ति की कर योग्य आय में कृषि आय को जोड़ा जाता है। फिर नॉर्मल रेट से कृषि आय पर होने वाला टैक्स माइनस कर दिया जाता है। अभी आपको आगे भी मैं बताऊंगा, एक सवाल बताऊंगा जो हर साल पेपर में पूछी भी जाती है। ये सब लिख लेंगे। करमुक्त है, लेकिन विशेष नियम क्या कहता है? विशेष नियम कहता है व्यक्ति की आय, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जिस व्यक्ति की करमुक्त आय कितना होती है? 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपया, 60 साल से अधिक है, 80 साल से कम है तो 3 लाख रुपया, 80 साल से अधिक है तो आपको पता होना चाहिए 5 लाख रुपया तक करमुक्त है। और आपको मैं बता दूं, समझ लो, यही सब होता है। बच्चे, आप बड़ा तभी क्वेश्चन लिख पाएंगे जब आपको ये सब नियम याद रहेगा। जब नियम नहीं याद तो कितनों थ्योरी पढ़ लो, कितनों लापरवाही कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। याद रखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैसे मैंने लिखा होगा पेपर में अपने, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। 2.5 लाख रुपया जेके हैं, 60 साल से कम वाले हैं। 3 लाख जेके हैं, 60 साल से अधिक, 80 साल से कम, 5 लाख। इनकी इनकम 60 साल वाले की से कम वाले की करमुक्त सीमा 2.5 लाख से अधिक होगी और कृषि आय 5,000 से अधिक होगी, 5,000 से अधिक होगी, सबकी 5,000 से अधिक होगी। ये भी ज़्यादा होगी, ये भी ज़्यादा होगी, ये भी ज़्यादा होगी, और 5,000 से अधिक होगी, 5,000 से अधिक होगी, 5,000 से अधिक होगी, तभी कृषि आय को कुल आय में जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, शानदार तरीके से मैंने बताया आपको, कोई नहीं बताएगा। अब आप इतना दिन पढ़े हैं, पेपर है कल, तो आज मैं बता रहा हूँ और गारंटी लेता हूँ पेपर में आया है, ओवर कॉन्फिडेंस से गारंटी ले रहा हूँ। याद रखिएगा, मैंने बता दिया आपको। इतना अगर आप लिखना चाहोगे तो 2 पेज, अगर लॉन्ग पूछेगा 500 शब्दों में तो 2 पेज भर सकते हो। 2 पेज नहीं भर सकते हो तो बेकार है, समझिएगा। इसका पूरा स्लैब आपको लिख देना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, स्लैब लिख देना पड़ेगा। कर मुक्त सीमा क्या होती है, 60 साल से कम वाले की, 60 साल से अधिक, 80 साल से कम वाले की ना, इसको आप ध्यान देंगे, ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है, आपको एक तथ्य और इसी में ध्यान देना है, ये 2.5 लाख से ज़्यादा हो, ये 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, या 5,000 या 5,000 ज़्यादा। अगर ये 4,000 है तो नहीं जुड़ेगा,
5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 लाख है तो ये भी 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये 5 लाख से ज़्यादा है तो ये भी 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। इसको आप ध्यान दे लेंगे। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं कृषि आय के प्रकार। आपको अपनी कॉपी में अब लिखना है क्या? कृषि आय के प्रकार। समझिएगा, हेडिंग याद होनी चाहिए बस। लगान अथवा किराया। लगान अथवा किराए का मतलब क्या है? लगान एक फिल्म बनी थी आमिर खान की, उसमें खेती से संबंधित, ठीक है। कृषि आय के प्रकार में लगान वाली जो फिल्म है, पहले के ज़माने में लगान का मतलब क्या होता है? भूमि को प्रयोग करने के बदले दिया गया भुगतान लगान कहलाता है। अर्थशास्त्र में रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। रिकार्डो ने कहा है भूमि की अविनाशी शक्तियों के प्रयोग करने के बदले जो किराया दिया जाता है, जो राशि दी जाती है, उसे लगान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लगान, किराया कहा जाता है। अब इसका काम, उस लगान फिल्म का काम तो यहाँ नहीं है, लेकिन लगान का मतलब क्या है? आप सोचते होंगे लगान किसे कहते हैं? किराया कृषि आय के प्रकार में आपके गांव में, आपके आरी बगल इधर उधर कोई ना कोई खेत दिया होगा अपना किराए पर, कोई ना कोई लिया होगा किराए पर। आप सर्च कर लीजिएगा, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जैसी जिसकी सेटिंग होती है। मान लीजिए हमारा खेत है, आपका खेत है, आपने किराए पर दे दिया है किसी को अधिया दे दिया है, किसी को आपने किराए पर दे दिया है, तो किराया जो प्राप्त होता है भूमि को प्रयोग करने के बदले, उसे लगान कहते हैं। कृषि आय का पहला प्रकार है, इसको आप याद रखिएगा। सुनते होंगे आप, देखते होंगे आप, ठीक है। किराए पर जो जमीन ली जाती है या दी जाती है, मकान, भूमि के मालिक को जो पैसा मिलता है, उसे कृषि आय कहा जाएगा। लेकिन जो किराए पर दिया गया है, चाहे लगान मिल रहा है चाहे किराया मिल रहा है, ए पे भैया खेती वाला काम होना चाहिए। निराई, गुड़ाई, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, दवाई होना चाहिए, तभी बोला जाएगा कृषि आय। हमारी ज़मीन है, मैंने किसी को किराए पर दे दिया है, उस पर वो बाजार लगवा रहा है तो हमको पैसा दे रहा है, तो कृषि आय नहीं कहा जाएगा। हमारी ज़मीन है, उस पर कोई बकरी पालन खोल दिया, मुर्गी पालन खोल दिया, दुग्ध उत्पादन खोल दिया, गाय पालन खोल दिया, हमें पैसा दे रहा है, कृषि आय नहीं है। हमारी ज़मीन है, मैंने किसी को किराए पर दिया हुआ है, वह व्यक्ति उस पर काम करता है, खेती से संबंधित उपज पैदा करता है, उपज को बाजार में ले जा कर के बेचता है, हमें जो किराया मिलेगा उसे कृषि आय कहेंगे। सबसे सटीक आंसर मैंने बताया 2-3 बार, सब अपने देहाती भाषा में समझिएगा तो आप ज़्यादा सटीक समझ पाएंगे। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता गेहूँ कैसे बोया जाता है, सरसों कैसे बोई जाती है, और पता होता है तो बहुत लोग शर्माते हैं बताने में भी। तो कृषि आय के प्रकार में याद हो जाएगा आपको लगान अथवा किराया। दूसरा आपको ध्यान देना है, कृषि उपज को बाजार में बेचने से आय होती है, कृषि कार्यों से आय। लिखिएगा आपको, कृषि कार्यों से आय। कृषि कार्यों का मतलब कहा जाता है कि कृषि कार्य होना चाहिए ज़मीन पर, भूमि पर जोता जाएगा, बोया जाएगा। गेहूं बोया गया, अभी कटाई हुई है, अभी बहुत जगह मड़ाई हो रही है, कटाई हो रही है, ठीक है। कटाई और मड़ाई का प्रोग्राम चल रहा है, तो खेती हुई उस पर,
जब उस पर खेती हुई तो उसे क्या बोला जाएगा? कृषि कार्यों से। गेहूँ बेच दो, सरसों बेच दो, धान चावल बेच दो, उससे जो इनकम होगी उसे कृषि आय कहा जाएगा। याद रखिएगा। आपको आगे ध्यान देना है। कृषि कार्यों से हो गया। आपको लिखना है तीसरा, पैदावार को बेचने योग्य बनाने से आए। बेचने योग्य बनाने से आए। आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर? हमारी बातों को समझिएगा, हमारे पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है। कृषि कार्य वाला मैंने बताया आपको, पैदावार को बेचने योग्य बनाने से आए। कुछ पैदावार ऐसी होती हैं जो पैदा तो हो जाती हैं, लेकिन जब तक उन्हें बेचने योग्य ना बनाया जाए तब तक वो बिकती नहीं है। जैसे आप सनई देखे होंगे। सनई को जब तक पीटा नहीं जाता, सनई बोई जाती है जिससे खटिया बनती है, रस्सी बनती है, धागा बनता है। अगर सनई को खड़ी कोई बेचे तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आप भी पता कर लीजिएगा। जब तक उसको पीटा नहीं जाएगा उसका रेशा नहीं निकाला जाएगा। सही है कि नहीं? और भी मैं बता रहा हूं, सनई के अलावा उसको विक्रय योग्य बनाया जाए। तंबाकू जो लोग खाते हैं, खैनी, तंबाकू का इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है, पपीते के आकार का पत्ता होता है उसका। तंबाकू लगाई जाती है, तंबाकू का पेड़ लगाया जाता है, तंबाकू के पत्तों को काटा जाता है। हरे पत्तों को कोई नहीं खरीदता, काट करके सुखवाया जाता है। सुखवाने के बाद, पत्तों को सुखवाने के बाद क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके तब उसको बेचा जाता है। इसे कहते हैं पैदावार को विक्रय योग्य बनाओ। पहले गन्ना आप देखते होंगे, गन्ने से गुड़ बनता है। ज़्यादा गन्ना नहीं बिक पाता, गुड़ बना के बेचना पड़ता है, ठीक है। गुड़ बना के बेचना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पैदावार को विक्रय योग्य बनाने, बेचने से आए, ठीक है। आपको लिखना है चौथा नंबर, उपज को बेचने से आए। पांचवा नंबर, खेत के मकान से आए। खेत के मकान से आए। उपज को बेच दो, गेहूं हुआ है, धान हुआ है, अनाज हुआ है, उपज को बेचने से आए। खेत का मकान भी होता है, जहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं, खेती की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर उसी के बगल में मकान बना दिया जाता है अनाज रखने के लिए, उसको भी किराए पर उठाया जाता है, वहाँ से भी पैसा आता है। ध्यान दीजिएगा, रूल लगा रहे हैं। ये आपका टॉपिक हो गया है। इतना बहुत है, ज़्यादा गहराई से अध्ययन करने के लिए एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा आपको। और मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ अपने बुक के माध्यम से। आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। शनु सिंह जी गुड मॉर्निंग। कहता है फूल और अन्य बेलों को उगाने से आय कृषि आय है कि नहीं है? फूल उगाइए, फूल में भी बेरन डालनी पड़ती है। पहले बेरन, पौधे छोटे छोटे होते हैं, फिर उसको निकाल करके लगाना पड़ता है, फूल पौधा ना। तो कृषि आय है भैया। भूमि पर समुद्र का पानी भरकर, आपको पता है कि जो नमक बनता है, ठीक है, जो नमक बनता है, नमक कैसे बनता है?
बगल में समंदर है, बगल में ज़मीन का टुकड़ा निकाल करके समंदर का पानी उसमें डाला जाता है, पानी सूखता है तो नमक बनता है। वो में बीज बोया गया, खेती की गई, निराई गुड़ाई सिंचाई हुई नहीं हुई, इसीलिए कृषि आय नहीं होगी। कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से प्राप्त लाभांश, ध्यान दीजिएगा, कृषि आय नहीं होगी, याद रखिएगा। सॉरी, कृषि भूमि, कृषि आय नहीं होगी। कृषक के द्वारा खड़ी फसल को बेचने के बाद उसे काट कर हुआ लाभ, काट कर बेचने से लाभ, ध्यान दीजिएगा। कृषक के द्वारा खड़ी फसल को बेचने के बाद, आप समझिएगा, खड़ी फसल को अगर कोई खरीद लेता है, थोड़ी देर के लिए मानिए, जो होते हैं क्या बोला जाता है, खड़ी फसल को कोई व्यक्ति खरीद करके उसे बेचता है काट करके, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा गैर कृषि आय। मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए मानिए, हमने कुछ बोया, मैं गन्ना बोया मैंने, और कोई व्यक्ति आता है और गन्ने को खरीद लेता है, खड़ी फसल हमारी, और उसको बेचने से जो उसको आय होगी गैर कृषि आय होगी, हमको जो पैसा देगा कृषि आय होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है बाढ़ के कारण आपने कोई फसल बोई है, बाढ़ के कारण बीमा कराया है फसल का, बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति मिले, कृषि आय होगी। उसके बाद चीनी मिल द्वारा गन्ने के शक्कर को परिवर्तित करने से इसे गैर कृषि आय में डाला जाएगा। डेयरी फार्म से आय गैर कृषि आय होगी। श्रीलंका में कृषि, ये भारत के बाहर है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिल पाएगा, तब भी मैंने मेन बता दिया। और मैं एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल फट से बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 10। अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं है तो और अच्छा है, याद रखिएगा। कह रहा है कर दायित्व की गणना कीजिए। बहुत आता है, देखो हो सकता है पेपर में आपके आ भी जाए। और बोला है प्रश्न में कृषि आय 80,000, गैर कृषि आय 8 लाख। याद रखिएगा हमारी बात, कृषि आय 80,000 है। कब जोड़ेंगे? जब गैर कृषि आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो। में कोई उम्र नहीं दी है, जिसका मतलब 60 साल से कम माना जाएगा, 60 साल से कम माना जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, लॉन्ग में भी याद रखिएगा हमारी बात, आ सकता है नहीं, आता है बहुत बार। पेपर देने जाएंगे तब पता लगेगा कि आया कि नहीं आया। और 80,000 कृषि आय है आपकी। मैंने बोला है, पहले भी मैंने बताया है, कर मुक्त सीमा से अधिक हो और कृषि आय 5,000 से अधिक हो, तब दोनों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। जोड़ लेंगे ना, जोड़ लेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, 8,80,000। अब इस पर कर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। 60 साल से कम वाले के नियम के लिए नियम क्या है, पहले 2.5 लाख पर नील, समझिएगा, $2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 10%, 10
10 नहीं 20%, यहाँ पर 30%। यही नियम है, याद रखिएगा हमारी बात को, एकदम शालीनता से बता रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट 5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक नील यार। अब इस जो 8,80,000 है, इसको कहीं अपने कॉपी में एक कोने लिख लीजिएगा। 8,80,000 में 2.5 लाख माइनस कर लो, ये पे नील बटा सन्नाटा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कितना बचेगा यहाँ पर 0 0 0 0, 8 में से 5 माइनस कर दो 3, 8 में से 2 माइनस कर दो 6, 6,30,000। ठीक है, अब इसमें फिर 2.5 लाख माइनस करो, दिख नहीं रहा है आपको, हमें पता है, फिर से बताते हैं, थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ऐसे लिख लेना है आपको 8,80,000, पहले 2.5 लाख पर नील, 0 0 0 0 6 सॉरी 3 6, पहले 2.5 लाख पर नील, ऐसे लिख देंगे, प्रथम 2.5 लाख पर नील। फिर अगला 2.5 लाख 5%, ऐसे माइनस कर दो बस। 5% कितना होगा आपको पता है 12,500, 0 0 0 0, 13 में से 5 8, 5 में से 3,80,000 बचेगा, 12,500। जो 5 लाख से 2.5 लाख से 5 होता है, इस 5 में ये वाला 2.5 शामिल है, तो इसका मतलब ये 2.5 यही वाला है, तो इस पर होगा 12,500। अब अगला क्या होता है 5 लाख से 10 लाख तक। अब अगली बार 5 लाख माइनस किया जाता है, लेकिन 5 लाख माइनस नहीं होगा, एक बार पहला 2.5 लाख माइनस किया गया, ओपन नील होगा, दूसरा 2.5 लाख माइनस किया जाएगा, 12,500 होगा, अगला 5 लाख माइनस किया जाएगा, 5 लाख माइनस नहीं हो पाएगा, तो इस पर कितना परसेंट निकाल लिया जाएगा 3,80,000 पे 20% निकाल लिया जाएगा। 3,80,000 पे 20%, 76,000 जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका 88,500। लेकिन आपको ध्यान देना एक चीज़, हमारी बात, लेस एग्रीकल्चर इनकम इसमें जोड़ा गया है। एग्रीकल्चर का जो टैक्स होता है नॉर्मल रेट से माइनस कर दिया जाता है। 80,000 है, नॉर्मल रेट सबसे ऊपर वाला जो रेट होता है वही नॉर्मल रेट होता है, 5/100, 8 पंचे 40, 40, मतलब कि एक बार जोड़ा जाएगा, फिर एक बार नॉर्मल रेट से माइनस किया जाएगा, नियम जो होता है। अब चलते हैं आगे, कितना आ जाएगा 84,500, 4% निकाल दिया जाएगा एजुकेशन से, 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन 3380, जोड़ लेंगे 87,880। देखो तुरंत सब कुछ नहीं समझ में आ जाएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये सब पढ़ा दिया गया बहुत पहले, ठीक है, इतना मैंने बता दिया, जिसको समझ में आया हो ठीक है, जिसको नहीं आया हो वो भी ठीक है, इसको भी हमारी बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताने चलेंगे कौन सा, अब आपको हम बताएंगे रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आता है। निवास स्थान एवं कर दायित्व, रेजिडेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटी। निवास स्थान एवं कर दायित्व, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछता है, जो निवासी स्थिति को तय करता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है निवास स्थान का मतलब क्या होता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपनी आय भारत में विदेश में दोनों स्थानों पर कमा सकता है। उसकी कमाई गई आय उसके निवास स्थान पर निर्भर करती है, उसकी निवासी स्थिति पर निर्भर करती है। निवासी स्थिति का मतलब ये नहीं है नागरिकता,
और निवासी स्थिति। ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो इनकम टैक्स की दृष्टि से निवासी होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा फिर से, भारत का नागरिक और निवासी स्थिति में अंतर है दोनों में। मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं भारत का निवासी हूं। निवासी का मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में भी पैसा कमाए और भारत के बाहर भी कमाए, उसकी निवासीय स्थिति पर तय होता है कि वह भारत का नागरिक है कि नहीं है। निवासी स्थिति तय करती है। अब ये जानना जरूरी है, हम भारत के निवासी नागरिक हैं, लेकिन भारत के निवासी स्थिति को हो सकता है निवासी स्थिति में आए, हो सकता है ना आए। कोई विदेशी व्यक्ति भारत का निवासी स्थिति भी बन सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके फेवरेट हीरो होंगे अक्षय कुमार, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, रहते हैं भारत में, कनाडा के नागरिक हैं। आप लोग ज़्यादा जानकार होंगे हमसे ज़्यादा, जीएस आपको पता होगा। वो भारत के, लेकिन वो भारत के निवासी स्थिति के दायरे में आते हैं, क्योंकि निवासी स्थिति की जो कंडीशन है उसको पूरा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं बता दूं, इतना सब आप अपने मन से बनाकर लिख देंगे। कोई व्यक्ति कब भारत का निवासी होगा? इंडिविजुअल, याद रखिएगा। याद रखिएगा, निवासी आपको याद रखना है, अनिवासी। फालतू काम कर जा सब, आपको ध्यान देना है। निवासी, अनिवासी। निवासी दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। साधारण निवासी, असाधारण निवासी। याद रखिएगा, साधारण निवासी, असाधारण निवासी। साधारण निवासी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, व्यक्ति की दशा में आधार शर्तों को पूरा करो, आधार शर्त को पूरा करें एवं अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा करे तो उसे कहा जाता है साधारण निवासी। ठीक है, आधार शर्तों को पूरा करे एवं अतिरिक्त शर्तों को पूरा करे तो उसे साधारण निवासी कहा जाएगा। याद रखिएगा हमारी बात को। और आधार शर्तों में कोई एक शर्त पूरा की जाती है, दो शर्तें होती हैं। मैं लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, टाइम नहीं है। गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो, गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो, आधार शर्त है, पूरी करे। अथवा पहली आधार शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है तो दूसरी आधार शर्त यह पूरी करे कि गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहे, इसको पूरी करे।
अतिरिक्त शर्त क्या है? अतिरिक्त शर्त है गत वर्ष से पूर्व 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा हो, गत वर्ष से पूर्व 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। यानी कि आधार में कोई एक पूरा करे, अतिरिक्त दोनों की पूरा करे, तो उसे बोला जाएगा साधारण निवासी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद, साधारण निवासी उसे कहा जाएगा। ठीक है। और असाधारण निवासी में क्या होता है? आधार की पूरी करे, आधार शर्त पूरी करे लेकिन अतिरिक्त शर्त पूरी ना करे तो उसे बोला जाएगा असाधारण निवासी। याद रखिएगा। और आपको क्या ध्यान देना है? अनिवासी के लिए आधार ना पूरा करे तो अनिवासी बोला जाएगा उसे। समझ में आया? साधारण निवासी के लिए आधार भी पूरा करे, अतिरिक्त भी पूरा करे। असाधारण के लिए आधार पूरा करे लेकिन अतिरिक्त ना पूरा करे। ठीक है। असाधारण निवासी के लिए कहा है आधार में एक शर्त पूरी करे परंतु अतिरिक्त दोनों शर्तों की पूरी ना करे। आधार भी पूरा करे, अतिरिक्त भी पूरा करे तो साधारण निवासी, आधार पूरा करे, अतिरिक्त पूरा ना करे तो असाधारण निवासी, अतिरिक्त और आधार न पूरा करे तो अनिवासी। फिर समझ लो, आधारों पूरा करे, अतिरिक्त तो पूरा करे तो साधारण निवासी, आधार पूरा करे, अतिरिक्त दोनों को ना पूरा करे तो असाधारण निवासी, आधार ना पूरा करे तो अनिवासी। रट लीजिएगा। ठीक है। और आपको बताऊं, आधार शर्त क्या है? 182 दिन गत वर्ष में अतिरिक्त, और दूसरी आधार शर्त गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन। ठीक है। और अनिवासी में क्या है? अतिरिक्त शर्त में क्या है? 10 वर्षों में 2 वर्ष, 7 वर्षों में 730 दिन। भैया ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ठीक है। आपको ध्यान देना है आगे, आपको आगे ध्यान देना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। निवासी, अनिवासी। साधारण निवासी, असाधारण निवासी। हिंदू अविभाजित परिवार, याद रखिएगा, फर्म व्यक्तियों का संघ। यही नियम फर्म में भी लगेगा, यही नियम व्यक्तियों का संघ में, संघ में लगेगा। कहा गया है प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण व आंशिक अगर भारत में है तो याद रखिएगा साधारण निवासी और अतिरिक्तों शर्त पूरा करे। अतिरिक्त शर्त जो पीछे मैंने बताया, 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा हो, 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो गत वर्ष के पूर्व। प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत में हो, अतिरिक्त भी पूरा करे और ये प्रबंध व नियंत्रण भी हो तो क्या बोला जाएगा? साधारण निवासी। प्रबंध व नियंत्रण तो होगा यहाँ पर, लेकिन अतिरिक्त पूरी नहीं करेगा तो असाधारण निवासी होगा। अनिवासी क्या होगा? प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर हो,
उसे बोला जाएगा अनिवासी। समझ लीजिए, काम का काम है, ठीक है। साधारण निवासी के लिए प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण व आंशिक रूप से भारत में हो, चाहे पूरा हो चाहे आधा हो, और अतिरिक्त शर्त की पूर्ति करे तो साधारण निवासी। असाधारण निवासी के का बोलेंगे? असाधारण निवासी प्रबंध व नियंत्रण भारत में हो लेकिन अतिरिक्त शर्त को पूरा ना करे, ठीक है। अनिवासी किसे बोलेंगे? अनिवासी में प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर हो, भारत के अंदर ना हो तो अनिवासी बोला जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फर्म के लिए बता दिया, कंपनी के लिए बता देते हैं, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद नियम बता देते हैं। कंपनी के लिए हो क्या होगा इसको भी हम बता देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ये किसके किसके लिए है? हिंदू अविभाजित व्यक्तियों का संघ और फर्म के लिए ये नियम लगेगा। आपको लिखना है कंपनी के लिए। कंपनी में निवासी होता है और अनिवासी होता है, बस असाधारण नहीं होता इसमें। निवासी होता है, अनिवासी होता है, असाधारण निवासी नहीं होता है। तो निवासी के लिए भारतीय कंपनी हो, ठीक है, प्रबंध भारत से हो, ठीक हो। अनिवासी के लिए विदेशी कंपनी हो, वो अनिवासी कंपनी होगी। प्रबंध भारत से ना हो तो अनिवासी होगी, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कर दायित्व, टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। इसको लिख लीजिए। लिखना है विवरण मतलब पार्टिकुलर, साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, ठीक है। आपको ध्यान देना है पहला, भारत में प्राप्त तथा प्राप्त समझी जाए। भारत में उपार्जित तथा उपार्जित समझी जाए। भारत के बाहर व्यापार से आय नियंत्रण भारत से। भारत के बाहर व्यापार से आय भूतकाल में कमाई गई आय जो गत वर्ष में भारत लाई जाए। याद रखिएगा हमारी बात को, इतना यही नियम है। भारत में प्राप्त तथा प्राप्त समझी जाए। दुनिया के किसी की कोने में कोई भी व्यक्ति पैसा कमाए, यदि वह भारत में प्राप्त करता है
तो तीनों दशाओं में टैक्स लगेगा। भारत के किसी कोने में कमाता है, भारत के बाहर भी ले जाता है, तो तीनों दशाओं में टैक्स लगेगा। भारत के बाहर व्यापार है, नियंत्रण भारत से हो, तो 2 दशाओं में टैक्स लगेगा, तीसरे में नहीं लगेगा। भारत के बाहर व्यापार से आए, 1 दशा में टैक्स लगेगा, 2 में नहीं लगेगा। भूतकाल में पैसा कमाए हो विदेश में, गत वर्ष में भारत ला रहे हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भूतकाल में अगर आपने पैसा कमाया है, गत वर्ष में भारत ला रहे हो, तो तीनों दशाओं में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जोड़ लिया जाएगा, यही हो जाता है टोटल योग। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, भारत में प्राप्त तथा प्राप्त समझी जाए, तीनों दशाओं में टैक्स लगेगा। भारत में उपार्जित तथा उपार्जित समझी जाए, 2 दशाओं में टैक्स लगेगा, तीनों में लगेगा। भारत के बाहर कोई कमाए पैसा बिजनेस से, नियंत्रण भारत से हो, तो 2 में लगेगा। नियंत्रण भारत से नहीं होगा यहाँ पर, तो 1 में लगेगा, जहाँ सही निशान है। भूतकाल में पैसा कमाया गया हो, गत वर्ष में लाया गया हो, गत वर्ष में, तो केवल 1 दशा में टैक्स लगेगी, 1 दशा में टैक्स नहीं लगेगा। यह चैप्टर का नियम भी यहाँ पर आपका समाप्त होता है। आपके पेपर में कृषि आय के बारे में मैंने बताया, कभी कभी पूछ लेता है अंशतः कृषि आय। अंशतः कृषि आय, ऐसी कृषि आय जिसमें कुछ भाग कृषि आय कहलाता है, कुछ भाग गैर कृषि आय कहलाता है। जैसे आप समझिएगा, छोटा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है, अंशतः कृषि आय वह आय होती है जिसमें कुछ कृषि होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गन्ना बोया है, गन्ना से वह चीनी का उत्पादन करता है, तो गन्ने तक की तो खेती जो होगी, उससे जो इनकम होगी उसे कृषि आय में डाला जाएगा, और गुड़ बेचने से आएगा जो पैसा उसे गैर कृषि आय में डाला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने सरसों बोई है, आपके पास मशीन है, कोई चक्की है जहाँ से पेराई होती है, सरसों आपने बोई है, ठीक है। आपने अगर सरसों बोई है, क्या बोई है आपने? सरसों बोया है आपने, सरसों को बेच दो, पैसा मिल जाए, कृषि आय होगा। ओके, तेल पेरवा के बेचो तो तुम्हें उस तेल की पेरवाई में उसमें कुछ कृषि आय होगा, कुछ गैर कृषि आय होगा। तो कृषि आय मालूम करने के लिए उपज जितने का बेचे होंगे, मान लीजिए तेल बेचा आपने 1 लाख का, सरसों बेचते आप 80,000 का, तेल में से सरसों का पैसा माइनस कर दो, 20,000 गैर कृषि आय होगा। याद रखिएगा, पेपर में पूछता है। और रबड़ के संबंध में, कॉफ़ी के संबंध में इसको भी, और मैंने आपको पहले भी बता दिया है बहुत सारी वीडियो के माध्यम से, जो पीछे मैंने दिया, करदाता किसे कहते हैं, आकस्मिक आय, कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष, ठीक है, कुल आय, सकल कुल आय बताया है मैंने, ठीक है। तो आप, नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स पेपर की तैयारी बेहतर तरीके से मात्र 24 घंटे में कैसे करें। आपको मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ईमानदारी से आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे आप इनकम टैक्स का पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहली बात होती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। आप अगर किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपकी कमी मानी जाएगी, आपका कॉपी जो होगी कम नंबर में चेक की जाएगी, कम नंबर में चेक की जाएगी तो कम नंबर मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं 24 घंटे में, और आप 60 से 70 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई हल्का फुल्का नहीं बता रहे हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है,
आयकर से आशय। आयकर से क्या आशय है, ध्यान देना है। आयकर से आशय में, आयकर से आशय के बाद आपको विशेषताएं तैयार करनी है। इनकी सबकी वीडियो हमारे पास उत्तर की अलग से मिलती हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जिनको तैयारी करना होगा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर 1000 रुपये में पूरा इनकम टैक्स सीरियल वाइज से मिलता है। आयकर से आशय और विशेषताएं आपको हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। अब आयकर से आशय के अंदर ही आ जाएगा आयकर के जन्मदाता कौन है। आयकर के जन्मदाता कौन है, आपको ध्यान देना है। इसको आपको तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सर जेम्स विल्सन है, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। जन्मदाता भी पूछ लग सकता है। आयकर कब से लागू किया गया, 1860 से, ये भी पूछा जा सकता है आयकर के बारे में, ये भी आप ध्यान देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो मान लीजिए देखेंगे वीडियो, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। आप देखिए, कर निर्धारण, आयकर से आशय विशेषता, कर निर्धारण वर्ष को असेसमेंट ईयर कहते हैं। उत्तर के लिए अलग से वीडियो मिलेगा, उत्तर यहाँ नहीं बता रहे हैं। और पेपर में जिसको कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष ना मालूम हो, गत वर्ष, ये जान लीजिएगा कि आप बड़ी बुरी कंडीशन में हैं। प्रीवियस ईयर जगह गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष ना मालूम हो, वो जान लीजिए पेपर देने के काबिल ही नहीं है। पास हो जाना अलग बात है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब आपको मैं बता रहा चाहता हूं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखना है आपको। कुल आय एवं सकल कुल आय टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम। हमें प्रश्न लिखना चाहिए था ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम, लेकिन कोई बात नहीं है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। 4 चैप्टर 5 हेड होते हैं, पांचों हेडों को जब ऐड कर दिया जाता है तो ग्रॉस टोटल इनकम उनमें से लेस कर दिया जाता है। क्या लेस कर दिया जाता है? अंडर सेक्शन 80C से 80U के बीच की कटौती, तो उसे कहते हैं टोटल इनकम। 4 क्वेश्चन भी बताया, मैं 5 नंबर डाल दिया हूँ। ये सब बेसिक हैं। अब आपको 5वां नंबर क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, करदाता। एसएससी, करदाता किसे कहते हैं? करदाता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। करदाता किसे कहते हैं? सबका उत्तर मिलेगा आपको अलग से। ये मैं जो बता रहा हूँ इसको पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एकदम आसान लैंग्वेज में उत्तर उपलब्ध कराते हैं। न्यूमेरिकल, थ्योरिकल सब अपने पास कोर्स है, पूरा का पूरा चैप्टर, एक एक क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे यहाँ मिलेगा। पहले आप 5 क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जितना बता रहा हूँ उतना आप तैयार कर लेंगे। अगला आपको लिखना है, 5 क्वेश्चन बताया, 6ठा क्वेश्चन आप लिखेंगे। 6ठे में लिखिए कर वंचना।
टैक्स इवेशन, कर वंचना। कर वंचना किसे कहा जाता है? उत्तर तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन कर की चोरी, कर अपवंचन के नाम से टैक्स इवेशन बोला जाता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कर बचाव, टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइड करना। ठीक है, कर अवॉइडेंस किसे कहते हैं? इनकम टैक्स के नियमों की त्रुटियां होती हैं कुछ। भाई कोनो बहुत अच्छाई है हमें, तो हमें कोनो कमी भी होगी, हमारी कमी को आप ढूंढ लीजिए, इनकी इनकम टैक्स की कमी को आप ढूंढ लीजिए, तो उसे क्या बोला जाता है? टैक्स अवॉइडेंस। उत्तर अलग से मिलेगा। कर नियोजन बहुत पूछा जाता है, 100% कर नियोजन के बारे में। टैक्स प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सबके लिए वीडियो उपलब्ध है, सबके लिए क्लास उपलब्ध है अलग से। 9वां नंबर आइए आप, आकस्मिक आय किसे कहते हैं? आकस्मिक आय किसे कहते हैं? कैजुअल इनकम किसे कहते हैं? ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, 10वां नंबर, 10वां नंबर आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे इनकम के बारे में, आय में क्या क्या शामिल किया जाता है, इनकम के बारे में क्या क्या शामिल किया जाता है। इनकम में जैसे मजदूरी शामिल की जाती है। ठीक है, इनकम के बाद आपको ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इनकम के बाद आप थोड़ा आएंगे, पेपर में बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। ठीक है, कर मुक्त आय किसे कहा जाता है? ऐसी आय, ऐसी इनकम जिस पर ना तो कोई टैक्स लगता है, ना तो उसे टोटल इनकम में ऐड किया जाता है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूं, कर मुक्त आय में पूछता है कि 10 इनकम बताइए जो कर मुक्त हो, जिन पर टैक्स ना लगता हो। सब पढ़ाया गया है, ऐप्स में पूरा एक एक वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, आपको कर मुक्त आय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। याद रखना हमारी बात, नहीं तो बहुत पछताओगे और पेपर देने के बाद कहोगे कि हाँ सर आया था, मैंने पढ़ा नहीं था। अब आप आइए 12वें क्वेश्चन पर। एक चैप्टर का नाम है निवास स्थान एवं कर दायित्व। इसका पूरा वीडियो एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर उपलब्ध है, एक एक थ्योरिकल क्वेश्चन पर उपलब्ध है। इंग्लिश में एक आप बोलते हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज, निवास स्थान एवं कर दायित्व। निवास स्थान का मतलब होता है जहां रहा जाता है, जहां आप रह रहे हैं, साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट
नॉन रेजिडेंट, एक ही पूरा नियम याद होना चाहिए। व्यक्ति से संबंधित, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से संबंधित, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय, इन सभी से संबंधित। ठीक है, इसको आपको तैयार होना चाहिए। थ्योरी पूछता है, बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं हम तो थ्योरी लिख देंगे, और सही मैं बता रहा हूँ थ्योरी अच्छे से वही लिख सकता है जो उसको न्यूमेरिकल अच्छे से आता होगा। पास होना अलग बात है, 30 नंबर, 35 नंबर, 38 नंबर, 37 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर पा जाएंगे। लेकिन अगर आपको 60, 55 के ऊपर लाना है तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। आप बता दीजिए निवास स्थान एवं कर दायित्व के बारे में सीरीज से पढ़ करके क्या हासिल कर लोगे? आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, तो हल्के में मत लेना, बहुत जो हल्के में लेते हैं वही गिरते हैं। अब आवे ये 13वां नंबर क्वेश्चन, ये पूरा थ्योरी है। कृषि आय एवं प्रकार। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल मतलब क्या होता है? पूरा चैप्टर थ्योरी का ही है। 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, यहाँ पर 20 नंबर, 15-20 नंबर का क्वेश्चन। कृषि आय के टाइप्स बताइए, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। पेपर में बहुत पूछा जाता है, सवालें भी हैं, वो भी आसान चैप्टर है इनकम टैक्स का। आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चरल इनकम कर मुक्त है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछ लेगा, और आपका कर्तव्य है कि आपको लिखना है, प्रकार बताना है, समस्याओं का हल बताना है। अब आते हैं आगे, थोड़ा अब आगे आते हैं। ठीक है, इतना हो गया, 13 नंबर तक हो गया। अब आगे आते हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है सैलरी से संबंधित कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट में पूछेगा तो वेतन से आशय, मीनिंग ऑफ सैलरी, वेतन से आशय आपसे पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो। अब आपको ध्यान दिया जाए, भत्ता क्या होता है, अलाउंसेस। मैं आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन के पूरा वीडियो इनकम फ्रॉम सैलरी, HC मेहरोत्रा की किताब, SBPD राजीव बंसल की किताब, और त्यागी वाली किताब SBPD संजय, जिसमें लिखा रहता है एक एक क्वेश्चन का भैया लोग पूरा वीडियो उपलब्ध है हमारे पास, एक एक क्वेश्चन के। जिनको भी पढ़ना होगा कभी बाद में भी, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूं भत्ता क्या है। इस भत्ते में कौन कौन सा होता है? फुली एग्जेम्प्टेड मतलब पूर्णतः कर मुक्त, पार्टली एग्जेम्प्टेड मतलब आधा कर मुक्त आधा कर योग्य। ठीक है, आंशिक जो मैंने बताया, पूर्णता कर योग्य, 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानकारी। सवाल कोई रोक नहीं सकता, यहाँ से हर साल एक सवाल, हर साल एक सवाल पूछा जाता है। अब पेपर में लगा पाएँ ना लगा पाएँ, लेकिन हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। जिनको भी ज़रूरत हो, लेकिन फीस भी लेते हैं, फ्री में नहीं देते हैं, पहले बता दूं, नहीं तो भैया फ़ोन करने लगो तो हम पागल भी हो जाएंगे। भत्ता में सबसे ज़्यादा आपको का महत्व है HRA का, मकान किराया भत्ता का सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र नहीं याद है तो कुछ नहीं होगा। पेपर में बहुत पूछता है मकान किराया भत्ता क्या है, सूत्र लिखिए। पेपर में ना पूछे, लेकिन जो सवालिया पूछा रहेगा उस सवालिया के अंदर इसे घुस के बैठा रहेगा ये ना, जैसे बिल में सांप बैठा रहता है उसी के अंदर ये घुस के बैठा रहता है, और आपको नहीं आएगा निकालना तो आप जानेंगे। अनुलाभ आपको लिखना है। क्या अनुलाभ क्या है बताओ भैया?
परक्यूसाइट्स। भत्ता और अनुलाभ। भत्ता होता है वेतन के अतिरिक्त जो नकदी दिया जाए, कैश जो पेमेंट किया जाता है वर्कर को, उसे भत्ता बोलते हैं। अनुलाभ के का बोलत भैया? अनुलाभ बोलते हैं जो सुविधा दी जाती है, जैसे आप नौकरी करने कहीं जाएंगे तो आपको कार की सुविधा दे दी जाए, आपको रहने के लिए कमरा दे दिया, कमरे के लिए पैसा दिया जाए तो भत्ता में आएगा। समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे। और भत्ते भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनकम, इसके बाद एक चैप्टर होता है अवकाश ग्रहण, मतलब वेतन से अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। पेंशन के बारे में पूछता है, तो पेंशन के बारे में आप पढ़ लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको लिखना है हाउस प्रॉपर्टी में, इसी में पेंशन आपसे पूछता है बहुत ज़्यादा। मकान संपत्ति से आशय क्या क्या शामिल किया जाता है? इसमें आपको लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू बहुत पूछा जाता है। एनुअल वैल्यू का निर्धारण कैसे होता है? हाउस प्रॉपर्टी का जब चैप्टर शुरू किया जाता है, सवाल से पहले आरसीए लागू होगा, आरसीए लागू नहीं होगा, उससे संबंधित तमाम बिंदुओं पर हमने बात की है, जो चैप्टर पढ़ाया है। बहुत पूछा जाता है। और ये भी बता दूं मैं, वार्षिक मूल्य पूछा जाता है तो बच्चे बहुत कम लिख ही पाते हैं, बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो लिख लेते हैं। तो वार्षिक मूल्य का आप तैयार कर लेंगे। एनुअल वैल्यू के बारे में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और आपको मैं अब आगे बताना चाहता हूं, व्यापार क्या है, पेशा क्या है। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पूछी जाती है, पेशा जैसे होता है व्यापार एवं पेशे से, पेशा क्या होता है? प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पेशे के अंतर्गत आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, वही होता है पेशा। अगला है इसमें पूंजी लाभ चैप्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, पूंजी लाभ। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? पूंजी लाभ का मतलब क्या होता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है पूंजी लाभ, बहुत ज़्यादा, कैपिटल गेन के बारे में। संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है, कैपिटल असेट्स कहलाता है, कैपिटल गेन कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अच्छे से जहाँ चैप्टर मैंने शुरू किया है इसका, जब मैंने पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ में अंतर आपको याद होना चाहिए। जब आपको अंतर याद होगा तभी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं दावा करता हूं पेपर में पूछा जाता है, मैं यहां उत्तर तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन पेपर में पूछा जाता है और जाता रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन थ्योरी को तैयार कर लेंगे। न्यूमेरिकल का जैसे कैपिटल गेन वाला आसान चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी वाला आसान चैप्टर है, बिजनेस प्रोफेशन वाला आसान चैप्टर है, एक दो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा बस, ठीक है। ये सब आप तैयार कर लेंगे। अब एक चैप्टर का नाम है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसका भी बता देते हैं। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आशय समझना चाहिए। ऐसी इनकम अन्य साधनों से आय, ऐसी आय जो पिछले 4 हेड में नहीं शामिल हुई है। पेपर में पूछता है 10 इनकम बताइए जो अदर सोर्सेज में शामिल होती है। विचार करिएगा, तैयार करिएगा, ना तैयार हो तो हमारे पास सभी दवाई उपलब्ध है।
अब आपको समझना होगा, कि आपको याद होना चाहिए, जैसे TDS के बारे में, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, चूक में करदाता, डिफॉल्ट असेसी, चूक में करदाता, डिफॉल्ट असेसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ना। उसके बाद अर्थदंड पेनाल्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आयकर प्राधिकारी के बारे में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है आयकर अधिकारी के बारे में, तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छूटे भी हैं, जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। इतना तैयार कर लेंगे तो मैं दावा करता हूँ 24 घंटा बहुत होता है, 24 घंटा बहुत होता है। याद रखिएगा, 24 घंटे का मतलब ये मत समझिएगा कि कल पेपर है तो आज तैयार कर लें। 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।